नमस्कार। आइए आज के इस विस्तृत कानूनी विश्लेषण में सीधे गोता लगाते हैं। आज की चर्चा का विषय बेहद अहम है। नई भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस का मूल्यांकन। 1860 की पुरानी भारतीय दंड संहिता, जिसे हम आईपीसी के नाम से जानते हैं, उससे लेकर इस नई व्यवस्था तक का सफर कैसा रहा है और इसमें हुए बदलाव हमारे कानूनी ढांचे की दिशा कैसे तय कर रहे हैं, यही आज हम समझेंगे। अब इस पूरे अकादमिक मूल्यांकन की शुरुआत करने के लिए डॉक्टर मृणालिनी सिंह एक बहुत ही सटीक और शानदार सवाल उठाती हैं। वो पूछती हैं कि क्या ये नया आपराधिक कानून केवल नई बोतल में पुरानी शराब है? मतलब क्या वास्तव में कुछ नया है या सिर्फ पुराने कानूनों को एक नए कवर के साथ पेश कर दिया गया है? यही आज की हमारी पड़ताल का मुख्य बिंदु है। तो आज की चर्चा के मुख्य पड़ाव कुछ इस तरह होंगे। हम बात करेंगे नई आपराधिक संहिता की, महिलाओं और बच्चों से जुड़े खास अध्याय 5 की, उन पुराने प्रावधानों की जिन्हें जस का तस रखा गया है, कुछ बिल्कुल नए वैधानिक नवाचारों की, उन चीजों की जो हटा दी गई हैं, और अंत में करेंगे इसकी नवीनता का पूरा मूल्यांकन। चलिए सबसे पहले बात करते हैं इसके सबसे बड़े दावे की, यानी इसका संरचनात्मक सुदृढ़ीकरण। यहाँ सबसे दिलचस्प आंकड़ा है 358। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा बदलाव है। विधायिका ने आईपीसी की फैली हुई 511 धाराओं को समेटकर बीएनएस में कुल 358 धाराएं कर दी हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि कई अपराधों को एक साथ जोड़ा गया है और फालतू हिस्सों को हटाकर एक ज्यादा सुव्यवस्थित और कॉम्पैक्ट ढांचा तैयार किया गया है। अब आगे बढ़ते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुप्रतीक्षित हिस्से पर, अध्याय 5, जो पूरी तरह से महिलाओं और बच्चों पर केंद्रित है। पहले जो कानून आईपीसी में इधर उधर बिखरे हुए थे, उन्हें अब स्पष्ट रूप से 5 अलग अलग श्रेणियों में बांट दिया गया है। जरा सोचिए, लॉ स्टूडेंट्स या कानूनी पेशेवरों के लिए अब इन अपराधों को मानसिक रूप से समझना और याद रखना कितना आसान हो गया है। ये एक बहुत ही स्मार्ट तरीका है। अकादमिक नजरिए से देखें तो इन 37 धाराओं को एक साथ एक ही अध्याय में लाना एक ऐसा व्यवस्थित और केंद्रित फ्रेमवर्क देता है जिसकी 1860 के पुराने कोड में हमेशा से कमी खलती थी। स्पष्टता के लिहाज से ये वाकई एक बहुत बड़ा कदम है। लेकिन ठहरिए, सब कुछ नया नहीं है। ढांचागत बदलाव अपनी जगह हैं, पर अब बात करते हैं उन पुराने प्रावधानों की जिन्हें कुछ सूक्ष्म बदलावों के साथ बरकरार रखा गया है। यहाँ एक बहुत ही ध्यान देने वाली बात सामने आती है। वैवाहिक बलात्कार या मैरिटल रेप का अपवाद अभी भी बरकरार है, लेकिन बीएनएस ने बहुत ही सूक्ष्म तरीके से पत्नी की न्यूनतम आयु सीमा को 15 वर्ष से बढ़ाकर 18 वर्ष कर दिया है। तो हाँ, बदलाव जरूर है, लेकिन मूल कानूनी अवधारणा वही पुरानी है। इसी तरह अगर हम क्रूरता या क्रुएल्टी से जुड़े कानूनों को देखें तो बीएनएस की धारा 85 और 86 कार्यात्मक रूप से पुरानी आईपीसी की धारा 498 ए की ही कार्बन कॉपी हैं। कानूनी परिभाषाओं में कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है, वे बिल्कुल वैसी हैं जैसी दशकों से चली आ रही थीं। तो फिर असल में नया क्या है? एक निष्पक्ष कानूनी शोधकर्ता के नजरिए से हमें उन जगहों को भी देखना होगा जहां वाकई कुछ बिल्कुल नए कानूनी कॉन्सेप्ट पेश किए गए हैं। यहाँ धारा 69 एक बहुत बड़ा और स्वतंत्र नवाचार है। ये झूठे वादे या छलपूर्ण साधनों के माध्यम से बनाए गए यौन संबंधों को कड़ाई से दंडित करती है, और सबसे खास बात, इसे बलात्कार की श्रेणी से बिल्कुल अलग रखा गया है। इसके लिए 10 साल तक की कैद का प्रावधान किया गया है, जो समकालीन समस्याओं को संबोधित करने का एक बहुत ही स्पष्ट प्रयास है। इसके अलावा भी कई एकदम नए प्रावधान जोड़े गए हैं, जैसे कि धारा 95 जो अपराध के लिए बच्चों के इस्तेमाल को रोकती है। साथ ही मॉब लिंचिंग के लिए अब एक विशिष्ट अपराध श्रेणी है। झपटमारी या स्नैचिंग को चोरी से अलग परिभाषित किया गया है, और पहली बार भारत में एक सजा के रूप में कम्युनिटी सर्विस यानी सामुदायिक सेवा को औपचारिक रूप से पेश किया गया है। अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। पुराने कोड से क्या क्या हटा दिया गया, क्योंकि क्या जोड़ा गया इसके जितना ही महत्वपूर्ण ये भी है कि क्या काटा गया। ये तुलना लॉ स्टूडेंट्स के लिए एक बेहतरीन चीट शीट है। इसमें साफ दिखता है कि जहां एक तरफ नए बदलाव आए हैं, वहीं व्यभिचार यानी अडल्ट्री और धारा 377 जैसे पुराने और विवादित आईपीसी प्रावधानों को अब पूरी तरह से डिलीट कर दिया गया है। निष्पक्षता के दृष्टिकोण से ये जानना भी बेहद जरूरी है कि यद्यपि राजद्रोह या सेडिशन शब्द को हटा दिया गया है, लेकिन उसकी जगह नई धारा 152 आई है।
ये धारा भारत की संप्रभुता और एकता को खतरे में डालने वाले कृत्यों को कवर करती है, और इसमें भी पहले की तरह ही कठोर दंड के प्रावधान मौजूद हैं। इन सब तथ्यों को सामने रखने के बाद अब समय आता है उस मुख्य सवाल का, इस पूरी वैधानिक नवीनता का असल मूल्यांकन कैसे किया जाए। यहाँ एक बड़ा ही दिलचस्प विरोधाभास देखने को मिलता है। एक तरफ बीएनएस की धारा 10 जेंडर की परिभाषा का विस्तार करके उसमें ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को शामिल करती है, जो कि एक काफी प्रगतिशील कदम है। लेकिन दूसरी तरफ जो वास्तविक यौन अपराध के प्रावधान हैं, वे अभी भी पूरी तरह से एक पुरुष अपराधी और एक महिला पीड़ित तक ही सीमित है। मतलब कानूनी भाषा अभी भी पूरी तरह से जेंडर न्यूट्रल नहीं हो पाई है। इसके साथ ही कई कानूनी विद्वान एक और गंभीर चिंता जता रहे हैं। उनका मानना है कि राज्य की सुरक्षा से जुड़े अपराधों की जो व्यापक परिभाषाएं दी गई हैं, क्या वे अति अपराधीकरण या ओवर क्रिमिनलाइजेशन का कारण बन सकती हैं? भले ही कानूनों को सुव्यवस्थित कर दिया गया हो, लेकिन शब्दों की ये चौड़ाई एक बड़ा मुद्दा हो सकती है। तो इन सब बातों को एक साथ रखकर देखने पर एक बड़ा सवाल सामने आता है। इतने सारे अध्यायों को व्यवस्थित करने और पुराने प्रावधानों को काफी हद तक बनाए रखने के बाद क्या बीएनएस वास्तव में एक क्रांतिकारी कदम है, या ये सिर्फ एक ऊपरी सुधार है? और यहीं पर कानूनी पेशेवरों और हम सभी के लिए सोचने वाली एक बहुत गहरी बात आती है। क्या आज की आधुनिक और बेहद जटिल सामाजिक चुनौतियों से निपटने के लिए सिर्फ कुछ दंड प्रावधानों को पुनर्गठित कर देना ही काफी है, या फिर हमारी कानूनी सोच को और ज्यादा गहराई से बदलने की जरूरत है? इस पर जरूर विचार कीजिएगा। आज के इस कानूनी विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।